नमस्कार साथियों, आज हम अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस टॉपिक से पहले हम पिछली कक्षाओं में शिक्षा के औपचारिक स्वरूप फॉर्मल एजुकेशन एवं शिक्षा के अनौपचारिक स्वरूप इनफॉर्मल एजुकेशन का बहुत विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ आते हैं निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पहली चीज तो ये समझो, आपको पिछली क्लास में बताया जो शिक्षा का औपचारिक स्वरूप है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ को दर्शाता है या व्यक्त करता है। और वहाँ आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण साधन था वो था विद्यालय। और वहाँ आपको यह भी बतलाया जी औपचारिक शिक्षा क्या है, पूर्णतः नियंत्रणवादी होती है और वहाँ बालक का स्वाभाविक या नैसर्गिक विकास नहीं होता है। उसके बाद आपको अनौपचारिक शिक्षा बताई। अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप शिक्षा के व्यापक अर्थ को दर्शाता है और व्यापक अर्थ में शिक्षा पूर्णतः अनियंत्रितवादी एवं उदारवादी होती है। और व्यापक अर्थ में या अनौपचारिक स्वरूप में जो बालक का विकास है वो नियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए वहां भी इसमें क्या दोष बतलाया गया। अब आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं निरौपचारिक शिक्षा। तो जो निरौपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप गठित किया गया है या निर्माण किया गया है, तो उसमें औपचारिक शिक्षा के तथा अनौपचारिक शिक्षा के दोनों के गुणों का क्या किया गया, मिश्रण किया गया है, दोनों के गुणों का समावेश किया गया है। जो बातें औपचारिक शिक्षा की अति महत्वपूर्ण एवं अच्छी थी और जो बातें अनौपचारिक शिक्षा की अति महत्वपूर्ण एवं अच्छी थी, उन दोनों का क्या किया गया, समावेश किया गया। और उन दोनों का समावेश करते हुए जो शिक्षा का नया स्वरूप बनकर सामने आया उसको क्या नाम दिया गया, निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिया गया। तो शिक्षा का यह रूप है, तो शिक्षा का वह रूप जिसमें ना तो विद्यालयी औपचारिकताएं हो। बात समझना, विद्यालय आपने शिक्षा का औपचारिक स्वरूप में पढ़ा, विद्यालयी औपचारिकता सीखने का समय और स्थान निश्चित, पाठ्यक्रम निश्चित, शिक्षण विधियां निश्चित, मूल्यांकन पद्धति निश्चित, ठीक है जी, शिक्षण उद्देश्य पूर्व निर्धारित या निश्चित, यानी सारी प्री प्लानिंग थी औपचारिक शिक्षा में। और यहाँ मैं क्या बतला रहा हूँ आपको, शिक्षा का वह रूप जिसमें विद्यालयी औपचारिकताएं नहीं हो। क्या नहीं हो, ना तो विद्यालयी औपचारिकताएं हो, ना ही स्वाभाविकता हो, किसकी, परिवार की अथवा वातावरण अथवा समाज की। तो शिक्षा का वह रूप है, निरौपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप या रूप है जिसमें ना तो विद्यालयी औपचारिकताएं हैं, ना ही पारिवारिक अथवा वातावरणीय स्वाभाविकता। यह तो इन दोनों का क्या है, दोनों का मिला जुला सम्मिश्रण है या मिश्रित स्वरूप है। निरौपचारिक शिक्षा में विद्यालय संबंधी जो औपचारिकताएं होती हैं या विद्यालयी औपचारिकताओं के जो बंधन है, जैसे आयु, समय, स्थान आदि को क्या किया गया है, इसमें निरौपचारिक शिक्षा में शिथिल किया गया है, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार आप देखते हो जो निरौपचारिक शिक्षा है यह कृत्रिम वातावरण का क्या करती है या बनावटी वातावरण का क्या करती है, विरोध करती है। यह पूर्व नियोजन के भी खिलाफ है, यानी प्री प्लानिंग का क्या करती है, ये निरौपचारिक शिक्षा विरोध करती है। परंतु पूर्णतः खुली या उदारवादी भी नहीं है, पूर्णतः खुली या उदारवादी भी नहीं है क्या, निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा, दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, शिक्षा का कौन सा स्वरूप गठित किया गया, निरौपचारिक शिक्षा। और यहाँ मैंने आपको बताया कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें औपचारिक शिक्षा के स्वरूप की थी उनको लिया गया, और जो महत्वपूर्ण बातें या अच्छी बातें अनौपचारिक शिक्षा की थी उनको लिया गया। उन दोनों को मिलाकर जो शिक्षा का नया स्वरूप निर्मित हुआ उसी को हमने क्या नाम दिया, निरौपचारिक शिक्षा नाम दिया। अब इस निरौपचारिक शिक्षा को
किस उपनाम से भी जानते हैं? इसे असंरचित शिक्षा भी कहते हैं। जो शिक्षा का निरौपचारिक शिक्षा है, स्वरूप है, उसको हम क्या कहते हैं? असंरचित शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप है वो पूर्णतः निश्चित नहीं होता है। इसमें समय काल परिस्थिति अथवा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? असंरचित शिक्षा। यानी इसकी संरचना है पूर्णतः निश्चित नहीं होती है, इसमें आवश्यकता अनुसार समय काल परिस्थिति अनुसार क्या संभव है? परिवर्तन संभव है। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था इसको लागू करने का? अब इसको लागू करने का जो उद्देश्य या इसको निर्माण करने के पीछे जो मंशा थी, वो मंशा यह है, क्योंकि आप देखते हो समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, चाहे वो शारीरिक बनावट से हो, जाति से, धर्म से, लिंग से, क्षेत्र से, भाषा से, वेशभूषा से, हर तरीके से क्या है? भिन्न है। साथ ही साथ आजीविका से भी भिन्न होता है, आर्थिक स्थिति से भी एक दूसरे से क्या है? प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। तो जो व्यक्ति आप देखते हो हमारे समाज में क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से जिनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाता है, तो वो बेचारे क्या है? अपनी आजीविका या जीवन निर्वाह के लिए क्या है? धनोपार्जन करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर, घर से बाहर काम करना पड़ता है। तो जब वो क्या है? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की वजह से उनको क्या है? पढ़ने का अवसर नहीं मिला। और जिन व्यक्तियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता या जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते, उनको प्राय पढ़े लिखे या शिक्षित व्यक्तियों द्वारा क्या है? हेय नजरों से देखा जाता है, हीन दृष्टि से या हीन भावना से उनको देखा जाता है। तो उनको इस तरीके का अपमान महसूस ना हो, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं या जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल सका अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से, तो उन व्यक्तियों को क्या है? अपने स्तर में सुधार करने के लिए ऐसा अवसर दिया जाए कि वो जो अवसर वो पहले चूक चुके थे या आर्थिक कमजोरी की वजह से जो वो पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, वो वापस पढ़ने लिखने का उनको क्या मिल सके? अवसर मिल सके। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है? निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप बनाया गया। यानी इस शिक्षा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी व्यक्ति काम करने के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सके, और जब काम करने के साथ साथ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी। जब वो पढ़ लिख जाएगा तो व्यक्ति फिर उसे क्या है? उसी सम्मान की दृष्टि से, नजरों से देख सकेगा या सम्मान प्रदान कर सकेगा। तो निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समाज के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। और इसीलिए क्या है? अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो फिर आर्थिक कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो या शैक्षिक कार्यक्रम हो। तो बात समझ में आई ना? निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समाज के हर वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक क्या करना है? संबल प्रदान करना है, आर्थिक एवं सामाजिक संबल प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने के साथ साथ क्या है? सामाजिक रूप से भी सम्मान प्राप्त कर सके। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं औपचारिक की ली गई हैं, क्या क्या अनौपचारिक की ली गई हैं, अब इस पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आओ आप शिक्षण उद्देश्य। तो बात सुनो, शिक्षण उद्देश्य निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षण उद्देश्य निश्चित होते हैं। कैसे होती है? निश्चित। परंतु क्योंकि मैंने बताया कि निरौपचारिक शिक्षा क्या पूर्णतः नियंत्रणवादी व्यवस्था का क्या करती है? विरोध करती है। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य निश्चित तो है, परंतु क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा क्या है? बहुत अधिक उदार एवं लचीली प्रवृत्ति की होती है, तो इसमें आवश्यकता अनुसार क्या संभव है? परिवर्तन संभव है। बात समझे ना? तो आप देख रहे हो औपचारिक शिक्षा में शिक्षण उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते थे, लेकिन उसमें परिवर्तन संभव नहीं था। और परिवर्तन किसमें संभव था? आप देख रहे हो निरौपचारिक शिक्षा में। तो यहाँ आप देख रहे हो शिक्षण उद्देश्य निश्चित तो है पहले से, लेकिन उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। अब आ जाओ शिक्षण उद्देश्य के बाद पाठ्यक्रम।
तो जो निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप है उसमें पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार आप देखते हो जो शिक्षा का औपचारिक स्वरूप था वहां भी पाठ्यक्रम निश्चित था। तो ये विशेषता कहाँ से ली गई, औपचारिक शिक्षा के स्वरूप से ली गई। उसके बाद आ जाओ शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां भी निश्चित होती हैं, लेकिन हमने बताया निरौपचारिक शिक्षा क्या है, बहुत अधिक उदार एवं लचीली होती है और इसमें आवश्यकता अनुसार क्या है, परिवर्तन संभव है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव। तो बात समझ रहे हो, शिक्षण विधियां भी क्या होती है निरौपचारिक शिक्षा में, निश्चित होती हैं, लेकिन उनमें आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अब निरौपचारिक शिक्षा में जो समय होता है वो समय क्या होता है, अनिश्चित होता है। पढ़ाई का क्या है, समय अनिश्चित। जैसे आप देखते हो औपचारिक शिक्षा में तो क्या था भाई, एक विद्यालय जाने का एक समय होता है, शिक्षा प्रदान करने का और शिक्षा प्राप्त करने का क्या एक समय निश्चित होता है। उस समय के दौरान ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो या शिक्षा प्रदान कर सकते हो। ये ऐसा किस्म था औपचारिक शिक्षा में। जबकि निरौपचारिक शिक्षा में समय अनिश्चित होता है, सीखने का, शिक्षा प्रदान करने का अथवा शिक्षा प्राप्त करने का कोई समय निश्चित नहीं होता। उसके बाद आ जाओ स्थान। तो जो निरौपचारिक शिक्षा है उसमें अनौपचारिक शिक्षा में जो स्थान है वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, स्थान निश्चित नहीं होता। जबकि आप देखते हो औपचारिक शिक्षा में क्या था, विद्यालय का स्थान निश्चित होता था, सीखने, शिक्षा प्रदान करने अथवा शिक्षा प्राप्त करने का क्या था, स्थान निश्चित था। अब आ जाओ आयु। आप देखते हो औपचारिक शिक्षा में किसी कक्षा विशेष में प्रवेश की आयु क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 में बालक की प्रवेश की आयु वर्तमान में क्या निर्धारित की गई है, कम से कम 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष बालक पूर्ण कर चुका होगा तभी वो कक्षा 1 में क्या कर पाएगा, प्रवेश ले पाएगा। और 6 वर्ष से लगभग 7.5 वर्ष तक का बालक क्या है, कक्षा 1 में प्रवेश लेने योग्य होगा, अन्यथा उसे क्या है, इससे पहले क्या नहीं मिलेगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। जबकि निरौपचारिक शिक्षा में प्रवेश की आयु कोई निश्चित नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो, उम्र उसके प्रवेश को कभी भी बाधित नहीं कर सकती है। किस व्यवस्था में, निरौपचारिक शिक्षा के स्वरूप में। तो आप देखते हो आयु क्या है, अनिश्चित। अब आ जाओ अगला, यहाँ करें आयु के बाद शिक्षक। शिक्षक अनिश्चित होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, अनिश्चित। यहाँ ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि कोई विषय विशेष है वो स्पेशल उसी संबंधित शिक्षक ही वो क्या करेगा, परमानेंटली स्थायी रूप से आपको शिक्षण प्रदान करेगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो निरौपचारिक शिक्षा में क्या, शिक्षक भी अनिश्चित होता है। अब आ जाओ परीक्षा अथवा मूल्यांकन। तो परीक्षा अवश्य होगी, क्या होगी, परीक्षा अथवा मूल्यांकन अवश्य लिया जाएगा। तो आप देख रहे हो परीक्षा निश्चित है, और परीक्षा निश्चित किसमें, औपचारिक शिक्षा में। तो आप देख रहे हो यहाँ आपने देखा, चाहे वो शिक्षण उद्देश्य हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, या शिक्षण विधियां हो, या पढ़ाने का समय, स्थान, आयु, शिक्षक अथवा परीक्षा, सब क्या है, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें अनिश्चित है। तो इसमें एक तरीके से क्या किया गया, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों के स्वरूपों का क्या कर लिया गया, मिश्रण कर लिया गया। तो अब हम अब जैसे निरौपचारिक शिक्षा के क्या क्या साधन है, निरौपचारिक शिक्षा के साधन, अभिकरण या एजेंसी। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के स्वरूप में से जो प्रश्न बनता है वो अधिकांशतः 99% आपको कहाँ से पूछा जाता है, उसके औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साधन, अभिकरण अथवा एजेंसी, इनमें से प्रश्न आपको हर बार पूछा जाता है। तो
सॉरी निरौपचारिक शिक्षा के जो साधन है, तो सबसे पहले आप आ जाओ, जो शासन प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाता है, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, तो आप देखते हो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में जो वयस्क या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो अपने समय में या अपनी उम्र पर पढ़ लिख नहीं पाए, तो शासन की तरफ से क्या है, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम या नोडल कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनको घर घर जाकर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। और इस कार्यक्रम में आप देखते हो जो पढ़ने का समय है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है जी। और आप देखते हो शिक्षक भी कोई परमानेंटली ऐसा निश्चित नहीं होता है, उनके उनके मतलब सुविधा के अनुसार, जो पढ़ने वाले हैं बुजुर्ग या वयस्क व्यक्ति, उनकी सुविधा के अनुसार ही सारी चीजें क्या की जाती, निर्मित की जाती। तो शासन के द्वारा चलाए जाने वाले प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, तो आप देखते हो जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन भी क्या है, आपका निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय जैसे वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी या भोज यूनिवर्सिटी, भोज विश्वविद्यालय भोपाल, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे से हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार क्या शिक्षा प्राप्त कर सकता है या कोई भी किसी प्रकार का कोर्स कर सकता है, तो वो अपने आर्थिकी कार्य को करते हुए या अपने कार्य को करने के साथ साथ क्या शिक्षा प्राप्त करने का उसको क्या मिल सकता है, अवसर मिलता है। इसी प्रकार आ जाओ सरकार के अलावा जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर शासकीय संगठन, तो गैर शासकीय संगठन भी क्या आते हैं आपके निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये गैर अनुदानित या गैर शासकीय संगठन होते हैं, इनके द्वारा ही भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे होते हैं। गरीबों के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं या कोई बुजुर्ग या प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनका भी शिक्षण नहीं हो पा रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई अपने समय में, तो उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, तो एनजीओ भी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका क्या है, निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप है, जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों को मिला जुला कर बनाया गया है। इसमें क्या है, उद्देश्य है पूर्व निर्धारित या निश्चित होते हैं, परंतु उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा क्या है, उदार एवं लचीली प्रकृति की होती है। पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं, परंतु उनमें भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव होता है। क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा उदार एवं लचीली प्रकृति की होती है। समय अनिश्चित होता है, स्थान अनिश्चित होता है, आयु प्रवेश की आयु अनिश्चित होती है, प्रवेश की आयु कोई निश्चित नहीं है, बाध्य नहीं है कि इतनी उम्र का व्यक्ति इस कोर्स को करने के लिए बाध्य हुआ। इसमें प्रवेश की आयु भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। शिक्षक अनिश्चित होते हैं, लेकिन परीक्षा या मूल्यांकन क्या होता है, निश्चित होता है। फिर आपको बताया निरौपचारिक शिक्षा के साधन अभिकरण अथवा एजेंसी, तो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो। उसके बाद आपको बताया दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिस्टेंस एजुकेशन या खुला विश्वविद्यालय, यह क्या है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या खुला विश्वविद्यालय क्या है, निरौपचारिक शिक्षा की एजेंसी या साधन है। इसके अलावा एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर शासकीय संगठन, इनके द्वारा भी किसी भी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं शैक्षिक संबंधी, तो वो भी क्या होते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।